गुमराह एपिसोड 301। शराफत अली की हालत देखी नहीं जाती थी। उसके होंठ तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गए थे। बज़ाहिर वो बिल्कुल ठीक दिखाई देता था, लेकिन वो पहले जैसा जोश वलवला उसमें बिल्कुल नहीं रहा था। उसका दिल बुझ कर रह गया था। सबके दरमियान बैठकर भी उसकी जुबान से हूं हाँ और अच्छा के सिवा कुछ नहीं निकलता था। सभी लोग उसकी दिलजोई करके उसके दिल से गम का बोझ हल्का करने की कोशिश करते रहते थे, मगर कोई बर्बादी जैसी बर्बादी थी जिसे वो आसानी से भूल जाता। उसका सारा खानदान खत्म हो गया था एक ही रात में। 2 जवान बेटे बेटियां, बड़े बेटे के 2 फूल से नाजुक अंदाम बच्चे, बड़े अरमानों से ब्याह कर लाई हुई घर भर की आंख का तारा बहू और जिंदगी की वो हमसफर जिसने हर बुरे भले वक्त में उसे सहारा दिया था। ये सब एक ही रात में छिन गए थे उससे। शराफत अली की उस हालत ने फातिमा को बहुत मुतासिर किया और उसने कसम उठाई कि जब तक वो आइज़क को बर्बाद नहीं कर देगी चैन से नहीं बैठेगी। चुनांचे तीसरे रोज उसने मुझसे कहा, जनाब आली, आज रात हम उस फैक्ट्री पर हमला करके दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाएंगे जिसके जेर जमीन गोदाम में बेअंदाजा असलहा और मंशियात का जखीरा कर रखा उन लोगों ने। मुझे उम्मीद है वहाँ आइज़क भी मौजूद होगा, और अगर ना हुआ तब भी नुकसान इतना जबरदस्त होगा कि वो पागल होकर दौड़ता चला आएगा हमारे सामने। ये काम तो हमें फौरी तौर पर करना चाहिए था। 2 दिन गुजरने के बाद इसका ख्याल आया तुम्हें? मैंने तलखी से कहा। वो बोली, इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही खबर मिली है मुझे। जिस रात मैं माजी को निकाल कर लाई थी उस रात की सुबह होते उन्होंने सबसे पहला काम यही किया था कि जिन जिन अड्डों और अहम मराकज़ के बारे में मैं जानती थी वो सब तब्दील कर दिए थे आइज़क ने। तंजीम के सरबरा को यह हिदायत होती है कि अगर उसका कोई आदमी दुश्मन के हाथों गिरफ्तार हो जाए या बागी होकर दुश्मनों से जा मिले तो उसे सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि जिन मामलात का उसे इल्म है उन सब में रद्दो बदल कर दी जाए ताकि दुश्मन उस मालूमात से कोई फायदा ना उठा सके। अब ये उनकी बदकिस्मती है कि मैंने उनके दरमियान रहते हुए बहुत सी ऐसी बातों का भी पता चला लिया है जो आइज़क या उसके हवारियों के ख्याल के मुताबिक मेरे इल्म में नहीं है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी मैं उनके दरमियान छोड़ आई हूँ जो अब उनसे बागी होकर मेरे वफादार बन चुके हैं, लिहाजा उनका कोई राज ज़्यादा दिन तक मुझसे राज नहीं रह सकता। मैं चाह रही थी मुझे ये मालूम हो जाता कि आइज़क कहाँ छुपा हुआ है तो मैं पहले उसको उसके बिल से निकालकर शराफत अली के सामने ला डालती, मगर अफसोस मुझे उसका कुछ पता ना चल सका। फिर तुम ये कैसे कह रही हो कि वो वहाँ मौजूद होगा? मैंने उससे सवाल किया। मैंने तो सिर्फ ये ख्याल जाहिर किया अपना, यकीन के साथ तो नहीं कहा है। अलबत्ता ये यकीन है मुझे उस जखीरे की तबाही की खबर मिलते ही वो वहाँ जरूर पहुंचेगा, रुक नहीं सकेगा अपनी पनागाह में। इसके अलावा एक ऐसे मकाम का भी पता चला है मुझे जिसकी बर्बादी के बाद पाकिस्तान में यहूदा की सारी कामयाबियां खाक में मिल जाएंगी। तंजीम की सारी इमारत नीचे बैठ जाएगी। इस तरह कमर टूट जाएगी उनकी कि बरसों उन्हें संभलने में लग जाएंगे। इस दौरान अगर हम जिंदा रह गए तो मुकम्मल तौर पर बेखनी कर देंगे, उनकी जड़ें उखाड़ फेंकेंगे इस तंजीम की यहाँ से। अच्छा, वो क्या चीज़ है भाई? ऐसी कौन सी जगह है जिसकी इतनी अहमियत है उस तंजीम को चलाने के लिए? मैंने बेताब होकर पूछा। है वो एक ऐसी ही जगह, तंजीम की ताकत का मंबा है वो। पहले यहाँ उस आइज़क से निमट ले हम, उसके बाद दूसरा टारगेट वही होगा हमारा। उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करना होगी हमें, और जब तक शराफत अली भी इस सदमे से संभल जाएंगे। वो किसी खास मसलहत की बिना पर अभी मुझे उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी। मैंने भी उसे ज़्यादा मजबूर करना मुनासिब नहीं समझा। वो मुझे उस मुहिम के बारे में बताती रही जो आज दरपेश थी हमें। बहुत देर तक हम उस पर बहस करते रहे। उसकी सारी नोक पलक दुरुस्त करने के बाद बिलाखिर उसे आखिरी शक्ल देकर वो टेलीफोन संभाल कर बैठ गई और अपने लोगों को उसकी तफसील बताने लगी। मैं उठकर शराफत अली के पास चला गया क्योंकि मैं उसे उसके बारे में बताकर उसे भी उस मुहिम में शामिल कर लेना चाहता था ताकि उसका कुछ ध्यान बटे और दिल का बोझ हल्का हो जाए। वहाँ आबी, आसिया, फिरदौसी, अनवर कमाल और गुलजमान सभी शराफत अली को घेरे बैठे थे और तरह तरह से उसको बहलाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त शराफत अली के चेहरे पर भी गम की वो कैफियत नजर नहीं आ रही थी और वो उन सब से ठीक ठाक अंदाज में बात कर रहा था। मैं भी उन लोगों के साथ जा बैठा और उनकी गुफ्तगू में शरीक होते हुए बोला, क्या बात है भाई, ये महफिल किस सिलसिले में सजी है, कुछ पता तो चले। आबी बोला, तू कहाँ था भाई? वो तेरी लिजी बेगम तुझे ढूंढती फिर रही थी, जाकर देख उसे क्या तकलीफ है। यार, ये तू उसे लिजी बेगम क्यों कहता है? अब तक तुझे बताया नहीं किसी ने कि उसका नाम फातिमा है? मैंने उसे घूरते हुए कहा। बताया तो है, मगर ये जो जुबान है ना, ये अभी आदी नहीं हो सकी है इसकी, फिसल जाती कभी कभी। इसमें घूरने वाली क्या बात है ना? आखिर पानी का जानवर, हर दम पानी में रहने के साथ साथ तेरी जुबान भी चिकनी होकर काबू से बाहर हो जाती है। मेरी उस बात पर सभी लोग कहकहे लगाने लगे। आबी नाराज होकर माजी के पास दूसरे कमरे में चला गया। शराफत अली बोला, अरे ये सचमुच चला गया हमें छोड़कर, इसे रोको यार, महफिल वीरान हो जाएगी इसके बगैर तो। उसका मूड खासा खुशगवार हो गया था। मैंने कहा, आ जाएगा वो खुद ही, रह कहाँ सकता है वो हमारे बगैर। मैं तुमसे जरा कुछ बातें करने के लिए आया था। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? इन लोगों की मौजूदगी में करने की ना हो तो उधर दूसरे कमरे में चले चलें।
शराफत ने पूछा। नहीं यार, इनसे छुपाने वाली कौन सी बात हो सकती है? ये सब तो हमारी आंखें, हमारे हाथ पांव और दिमाग हैं। मैंने उसे फातिमा से होने वाली सारी गुफ्तगू की तफसील बताने के बाद कहा, मैं चाहता हूँ इस मुहिम में तुम भी हमारे साथ शरीक हो। ये भी कोई कहने वाली बात है? क्या तुम्हारा यह ख्याल था कि मैं अब इस मामले से अलग हो गया हूँ? ऐसी बात कभी दिल में ना लाना अपने। अब तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया जिलानी, मैं उन यहूदियों को खत्म करने के लिए अपना वो सब कुछ भी कुर्बान कर दूंगा जो मेरे पास बच गया है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसीलिए मैंने इस मामले को तुम्हारे सामने रखा था। बस तो फिर अब तैयारी शुरू कर दो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, और दुआ करो कि वो जलील आइजक भी वहां मौजूद हो। मैं उसे जल्द से जल्द जहन्नुम में पहुंचा देना चाहता हूँ। वहां तो उसे एक दिन जाना ही है, आखिर वो कब तक बचता रहेगा हमारे हाथों से? शराफत अली बोला, फैक्ट्री की इमारत तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन उसके गिर्द चारदीवारी खींचकर जो कता फैक्ट्री की मिल्कियत जाहिर किया गया था वो बहुत बड़ा था। फैक्ट्री की इमारत उस कता अराजी के बिल्कुल दरमियान में थी। अंदर दाखिल होने के लिए सामने की तरफ एक खासा बुलंद आहनी गेट था, जिसकी जालियों के अंदर गेट के बिल्कुल साथ चौकीदार का कैबिन दिखाई दे रहा था। कैबिन के सामने कुर्सी पर चौकीदार बैठा ऊँघ रहा था। गेट पर रोशनी का खासा माकूल इंतजाम कर रखा था उन्होंने। गेट से एक पुख्ता सड़क फैक्ट्री की इमारत की तरफ सीधी चली गई थी। उसके अलावा वहाँ हर तरफ खुदरा जंगली पौधे और झाड़ियां ही दिखाई देती थी। बस उस जगह को देखकर कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि उस बज़ाहिर गैर महफूज से चारदीवारी के अंदर कहीं असलहे का एक बहुत बड़ा जखीरा भी हो सकता है। गेट के सिवा हर सिम तारीकी का राज था। वहाँ फैक्ट्री की इमारत बिल्कुल तारीक थी। शायद वहाँ रात के वक्त काम नहीं होता था, या मुमकिन है वो फैक्ट्री बंद पड़ी हो, वहाँ सिरे से काम ही ना होता हो। शराफत अली और फातिमा के मोतमिद साथी फैक्ट्री के चारदीवारी के बाहर छोटे छोटे टीलों की आड़ में मोर्चे बनाकर बैठ गए थे। फातिमा ने बताया था कि हमारे मतलूबा गोदाम का रास्ता फैक्ट्री के अकबी हिस्से में वाक़ई एक छोटे से कारखाने में है, लेकिन हम उस रास्ते से अंदर नहीं जा सकेंगे क्योंकि उधर हिफाजत का बहुत सख्त इंतजाम है। हम किसी तरफ से दीवार फांद कर भी अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए कि चारों तरफ दीवार के ऊपर बहुत ही बारीक तार बिछा हुआ है। उस तार से कोई चीज छू जाए तो कारखाने में खतरे के अलार्म बज उठते हैं। चनाचे दीवार फांद कर अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। अंदर जाने के लिए हमें शुमाल की सिमत की दीवार में नकब लगाना है, लेकिन हम नकब लगाने के लिए सामान तो अपने साथ लाए ही नहीं है। उसके बगैर तो बहुत मुश्किल पेश आएगी। मैंने कहा, इसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है, हमारे पहुंचते ही नकब लगाने का काम शुरू हो जाएगा। वो लोग मुंतजर होंगे हमारे। फातिमा बोली, आधे घंटे की मेहनत के बाद दीवार में इतना बड़ा सुराख बन गया था कि एक आदमी लेट कर घसीटते हुए उसमें से गुजर कर दूसरी तरफ जा सकता था। मैंने उन दोनों से जो दीवार तोड़ रहे थे कहा, बस करो भाई, ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो, इतनी जगह ही काफी अंदर जाने के लिए। वो दोनों रुककर फातिमा की तरफ देखने लगे। वो बोली, ठीक है, अब जाओ तुम दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस। वो उठकर जाने लगे। उसी लम्हे एक हल्की सी सीटी की आवाज ने हमें चौंका दिया। फातिमा धीमी आवाज में बोली, खतरा, जनाब अली होशियार हो जाएं। हम अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगे थे। जल्दी मैंने चारदीवारी के अकबी हिस्से की तरफ से किसी गार्ड के हिफले को तेज रफ्तारी के साथ अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। फातिमा की भी उस पर नजर पड़ चुकी थी। वो उसे बगौर देखते हुए धीमी आवाज में बोली, कौन हो सकता है ये? मैंने कहा, जो कोई भी हो, दोस्त बहरहाल नहीं हो सकता ये हमारा। हमारे आदमियों में से अगर कोई निकलता अपने मोर्चे से तो हमें सिग्नल जरूर मिल जाता। मुझे तो ये गाड़ी भी अपनी मालूम नहीं होती। जल्दी से गाड़ी के अंदर चली चलो, यहाँ खड़े रहना नुकसानदेह भी हो सकता है। मैंने तेजी से करीब खड़ी हुई अपनी कार का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। फातिमा ने भी मेरी तकलीद में देर नहीं लगाई थी। वो दोनों जिन्होंने दीवार में रास्ता बनाया था भागते हुए टीले की ओट में जा छुपे थे। मैं और फातिमा जिस कार में थे उसमें आबी और गुलजमान भी मौजूद थे, और ये वही कार थी जो शराफत अली ने खुसूसी तौर पर तैयार कराई थी मेरे लिए। अंदर घुसते ही मैंने आबी और गुलजमान से कहा, अपने हथियार संभाल लो, शायद दुश्मन को हमारी यहाँ मौजूदगी की खबर हो गई है। इस दौरान वो गाड़ी भी नजदीक आ गई थी हमारे। जो लोग उस गाड़ी में सवार थे उन्होंने हमारी कार को देख लिया था और अपनी कार को आहिस्ता करके शायद गिरदोपेश का जायजा लेते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। हमारी कार में ऐसे शीशे लगे थे जिनके जरिए बाहर वाले हमें बिल्कुल नहीं देख सकते थे, जबकि हम उन्हें बखूबी देख सकते थे, और अंदर बैठे ही बैठे उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता था मैं। उन्होंने अपनी कार हमारी कार के बिल्कुल साथ लाकर रोक दी। वो चारों तरफ से बंद एक जीप थी। सामने की सीट पर ड्राइवर के साथ एक शख्स बैठा दिखाई दे रहा था। जीप के अकबी हिस्से में भी कोई था या नहीं, ये हम नहीं जान सके थे। हमारी कार के साथ जीप रोककर ड्राइवर और उसके साथ बैठे हुए आदमी ने कार के अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन वो इस तरह कुछ भी ना देख सके, तो दोनों अपनी अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर जीप से बाहर निकल आए। उन दोनों की कमरों से रिवॉल्वर लटके हुए थे और हाथों में उन्होंने स्टैंड गनें उठा रखी थी। वो बहुत ही मोहतात अंदाज में इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कार की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक जीप ड्राइव करने वाले शख्स की नजर दीवार के उस बड़े से होल पर जा पड़ी जो हमने अंदर घुसने के लिए किया था। उसने ठिठक कर उसे देखा और फिर अपने साथी को मुखातिब करके कुछ कहा।
उसके साथ ही दूसरे आदमी ने चौंक कर उधर देखा और फिर दोनों ही तेजी के साथ लपकते हुए दीवार के सुराख के पास जा पहुंचे। फातिमा सरगोशी करते हुए बोली, अच्छा मौका जनाब आली, आप कार स्टार्ट कर दें। ये दोनों कार के इंजन की आवाज सुनकर बदहवास हो जाएंगे। आप इस बदहवासी से फायदा उठाकर कार इन पर चढ़ा दें। रौंद डालें इन्हें, रहम खाने की जरूरत नहीं है इन पर। दुश्मन की तादाद जितनी भी कम हो जाए इतना ही अच्छा है। मैं खुद भी यही सोच रहा था। वो दोनों नीचे झुके हुए उसी सुराख का जायजा लेने में मसरूफ थे। मैंने कार स्टार्ट कर दी। तवक्कुल के मुताबिक वो दोनों कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनकर एक साथ उछलकर कार की तरफ पलटे। मैंने कार उनकी तरफ मोड़ते हुए खुफिया खाना खोलकर फायरिंग वाला बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे उनमें से एक लहराकर नीचे गिर पड़ा और दूसरा उछलकर जीप की तरफ भागा। मैंने कार को एकदम दौड़ाकर उससे टकरा दिया। टक्कर लगते वो कई फुट ऊपर उछलकर दोबारा नीचे गिरा तो कार उसे रौंदती हुई आगे निकलती चली गई। मैंने ब्रेक लगाकर कार को रोकते हुए मुड़कर जीप के अकबी हिस्से पर नजर डाली। वो बिल्कुल खाली थी, जिसका मतलब यह था कि उस जीप में बस वही दोनों आए थे। फातिमा बोली, ये दो ही थे इस जीप में, आए देखे क्या गुजरी उन पर। वो अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। उससे पहले ही आबी और गुलजमान भी नीचे उतर चुके थे और जब मैं कार से बाहर निकला तो गुलजमान उस शख्स पर झुका हुआ था जिसे मैंने कार से रौंद डाला था। आबी उसकी तरफ दौड़ा जा रहा था जो गोली खाकर दीवार के करीब गिरा था। वो रेंगता हुआ दीवार के सुराख से दूसरी तरफ निकलने की कोशिश कर रहा था। आबी उसे ही पकड़ने के लिए उधर लपका था। उसका आधा जिस्म सुराख के दूसरी तरफ जा चुका था। कमर से नीचे का हिस्सा ही बाकी रह गया था। आबी ने झपटकर उसकी टांग पकड़ ली और पूरी कुव्वत से झटका देकर उसे बाहर खींच लिया। ओए जाता किधर उधर, तेरा मकबरा तो हमने इधर बनाया है, तू वहां कहाँ जा रहा है? आबी उसे घसीटते हुए बोला। उसके कंधे में गोली लगी थी और जख्म से खून परनाले की तरह बह रहा था। इसके बावजूद वो आबी की गिरफ्त से अपनी टांग छुड़ा लेने की जद्दोजहद बराबर कर रहा था। वो कई बार आबी को अपनी दूसरी टांग से धक्का देकर गिराने की कोशिश भी कर चुका था। उसकी इस हरकत पर आबी गुस्से में आ गया। उसने दोनों हाथों से उसकी टांग मोड़कर एक जोरदार झटका दिया। चटाख की आवाज के साथ ही उसके घुटने का जोड़ खुल गया और वो चीख मारकर जमीन पर गिर के तड़पने लगा। आबी दांत पीसते हुए बोला, तुझे पता नहीं है, मैं एक लम्हे में आदमी की टांगे तोड़कर उसे खड़े होने के काबिल नहीं छोड़ता हूँ। अब चला अपनी टांग जरा, मैं भी तो देखूं तू कितना जवां मर्द है। मैंने कहा, ओए आबी, ये क्या कर दिया तूने यार, अब इसे उठाकर हम कहाँ लिए फिरेंगे अपने साथ? वो बोला, कहीं ले जाने की जरूरत भी क्या है जलील यहूदी को, बोटियां करके डाल दे यहीं, कुत्ते बिल्लियों की खुराक हो गई है ये। नहीं भाई, यहूदी का गोश्त खाकर अपने मुल्क के कुत्ते और बिल्लियां भी इनकी तरह पागल हो जाएंगे, ऐसा नहीं करो। गुलजमान हंसकर बोला, कहता तो ये ठीक है आबी, वाकई ये जुल्म होगा उन जानवरों पर, लेकिन मजबूरी है कि इन्हें इस तरह छोड़ा भी नहीं जा सकता। उस दूसरे को भी देखो, उसकी सांसें भी चल रही हैं या वो ठंडा हो गया है। फातिमा मेरे कुछ कहने से पहले ही उसके पास जाकर उसका जायजा लेने में मसरूफ थी। वो उसे उलट पलट कर देखने के बाद बोली, मरा नहीं है ये, सिर्फ बेहोश मालूम होता है। फिर वो एकदम चौंक कर कोई चीज उसके करीब से उठाते हुए बोली, ओ जनाब आली, ये वायरलेस सेट देखें, ये क्या हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ होने वाली तमाम बातें किसी जगह सुनी जा रही हैं। मैं लपक कर उसके पास जा पहुंचा और उससे वो सेट लेकर देखने लगा। वो वाकई ऑन था। पता नहीं इसने से पहले से ही ऑन कर रखा था या गाड़ी की टक्कर लगने के बाद ये आप ही आप ऑन हो गया है। मैंने वायरलेस को ऑफ करने के लिए उलट पलट कर मुख्तलिफ बटनों को आजमाते हुए कहा। फातिमा ने जल्दी से उसे मेरे हाथ से झपट कर पूरी कुव्वत के साथ दीवार के दूसरी तरफ फेंक दिया। यहाँ से जल्दी निकल चले जनाब आली, मेरा अंदाजा अगर गलत नहीं है तो दुश्मन हमारी यह मौजूदगी से वाकिफ हो चुका है और अब हमें घेरने की कोशिश की जा रही है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। गुलजमान, अपने आदमियों को इस इलाके से निकल जाने का सिग्नल दे दो। मैंने गुलजमान को मुखातिब करके कहा। आबी ने पिस्तौल निकालकर उन दोनों जख्मियों के सीने में ऐन दिल के मकाम पर एक एक गोली उतार दी। फातिमा ने 2 उंगलियां मुंह में डालकर मखसूस अंदाज में सीटी बजाकर अपने साथियों को अपने मोर्चों में वापस जाने का इशारा किया और हम सब तेजी के साथ कार की तरफ लपके। मैं ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर अंदर घुसने ही लगा था कि मेरी नजर उस सया रंग की कार पर पड़ी जो बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ हमारे बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी। मैंने उसे देखते अपने पिस्तौल पर हाथ डाला, मगर फिर कार को पहचान कर पिस्तौल निकालने का इरादा तर्क करके उसकी तरफ बढ़ गया। वो कार शराफत अली की थी। उसमें शराफत के साथ खान और अनवर कमाल भी मौजूद थे। मंसूबे के मुताबिक उन लोगों को इस वक्त तक फैक्ट्री के सामने वाले हिस्से में इस मोड़ पर रुकना चाहिए था जहां से हम इस तरफ मुड़े थे। जब तक हम उन्हें सिग्नल देकर ये ना बताते कि नकब लग चुकी है, अब हम अंदर घुस रहे हैं, लिहाजा वो भी आ जाएं। शराफत अली ने मेरे करीब कार रोकते हुए खिड़की से सर बाहर निकाला। जल्दी से निकल चलो जिलानी, दुश्मन को शायद हमारे इरादे का इल्म हो चुका है। मैंने फैक्ट्री के गेट से कई गाड़ियों को निकलकर इधर आते देखा है। 3 गाड़ियां दूसरी तरफ भी गई हैं। जल्दी करो, वो बस पहुंचने ही वाले होंगे। मैं तेजी से वापस पलटकर अपनी गाड़ी में घुस गया और उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। मेरा ख्याल था दुश्मन जिस तरफ से बढ़ रहा है हमारी तरफ, हम उसकी मुखालिफ सिम से निकल जाएंगे, मगर ये मेरा ख्याल था जो बिल्कुल गलत साबित हुआ।
हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि सामने से आती हुई 3 गाड़ियों को देखकर मैं अपनी कार के ब्रेक पर पांव का बोझ डालने पर मजबूर हो गया। शराफत ने अपनी कार मेरी कार के साथ लगाकर मुझे आवाज दी, जिलानी, फायरिंग करते हुए इनसे कतराकर निकलने की कोशिश करो, पीछे जाने का रास्ता नहीं है। ठीक है, तुम अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के साथ ही रखो, हम एक साथ इन पर रॉकेट फायर करेंगे, मैंने चिल्लाकर कहा। हम दोनों की गाड़ियां यूं साथ साथ चल रही थी जैसे दोनों शाने से शाना मिलाए आगे बढ़ रही हों। दुश्मन ने भी हमें इस तरह आगे बढ़ते देख लिया था और हमारा रास्ता रोकने के लिए उसने भी यही हिकमत अमली इख्तियार कर ली थी। वो तीनों गाड़ियां भी बराबर एक साथ आगे बढ़ने लगी थीं। हेडलाइट्स तो उन गाड़ियों की रोशन थी और न ही हमने इसकी जरूरत महसूस की थी। फिर जैसे ही वो तीनों गाड़ियां रेंज में आई, शराफत अली ने चिल्लाकर कहा, यस जिलानी, देखो बचने ना पाएंगे, 1 2 3 फायर। उसके फायर कहते ही मैंने खुफिया खाने में हाथ डालकर रॉकेट लॉन्चर का बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे एक जबरदस्त धमाके के साथ सामने से आने वाली दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। फातिमा खुशी से चिल्ला उठी। 2 गाड़ियों का हशर देखकर तीसरी गाड़ी एक झटके से रुक गई और उसमें से लोग निकल निकल कर इधर उधर टीलों के पीछे छुपने के लिए दौड़ पड़े। मैं अपनी कार दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा। आबी ने पिछली सीट से चिल्लाकर कहा, शराफत अली अपनी गाड़ी पीछे मोड़ रहा है। मैंने सर घुमाकर पीछे देखा। शराफत अपनी कार को वापस मोड़ चुका था। उसने पीछे से आने वाली गाड़ियों को नजदीक आते देख लिया था और अब पलटकर उन पर भी वही हरबा आजमाना चाहता था शायद, जो हमने सामने से आने वालों पर आजमाया था। मैंने भी उसकी मदद के लिए अपनी कार को उधर मोड़ना चाहा, मगर सामने से 2 और कारों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर मैंने अपना इरादा तर्क करके गाड़ी वहां रोक दी। फातिमा चौंक कर बोली, जनाब आली, 2 गाड़ियां और आ रही हैं सामने से, ये लोग यूं नहीं निकलने देंगे, हमें बाकायदा मुकाबला करना पड़ेगा इनसे। उसने स्टन गन उठाकर अपनी तरफ का दरवाजा खोला और तेजी से कार से बाहर निकल गई। उसके उतरते ही आबी और गुलजमान भी अपनी अपनी गनें संभाल कर कार से उतर गए थे। मैंने डैशबोर्ड का वो खुफिया खाना खोल लिया जिसमें उस कार के खुफिया मैकेनिज्म को इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ बटन लगे हुए थे। दोनों कारें अपने आगे आने वाले अंजाम से बेखबर तेज रफ्तारी से बढ़ती चली आ रही थीं। दूर से तबाहशुदा कारों को देखकर सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था उनके लिए, और जब वो सूरत हाल को सही तौर पर समझने के काबिल हुए तो उस वक्त तक वो मेरी रेंज में आ चुके थे और मैंने उन्हें जरा सी भी मोहलत दिए बगैर उनकी तरफ रॉकेट फायर कर दिया। दोनों में से एक कार टुकड़े टुकड़े होकर फिजा में बिखर गई, लेकिन दूसरी कार उससे सबक लेने के बजाय उसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। उसका ड्राइवर या तो कोई बहुत ही जियाला था या फिर वो अपने साथ चलने वाली कार को टुकड़े होकर बिखरते देखकर बौखला गया था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैं एक और रॉकेट फायर करके उस कार को भी तबाह कर देना चाहता था, मगर ऐन उसी लम्हे जब मैं बटन को दबाने ही वाला था, फातिमा स्टन गन से फायरिंग करते हुए मेरी कार के सामने आ गई। मैंने फौरन ही बटन पर से उंगली हटा ली और खुदा का शुक्र अदा किया। अगर एक लम्हे का फर्क हो जाता तो उस वक्त मैंने फातिमा के चीथड़े उड़ाकर रख देने थे। फातिमा ने बहुत ही बेजिगरी का मुजाहरा किया था उस वक्त। वो इस बात की परवाह किए बगैर सामने आ गई थी कि पहली 3 गाड़ियों में बच जाने वाले कार में सवार लोग कार से निकलकर इधर उधर छोटे बड़े टीलों की आड़ में मोर्चे संभाल चुके थे और वो उसे देखकर फायर खोल सकते थे उस पर, और कोई आड़ ना होने की वजह से वो उनकी गोलियों की जद में आ सकती थी। लेकिन शायद वो तीनों कारों की खौफनाक तबाही और इनमें सवार अपने साथियों के इबरतनाक अंजाम से बुरी तरह नर्वस हो रहे थे उस वक्त, और किसी की जान लेने के बजाय खुद अपनी जानें बचाने की फिक्र में मुब्तला थे, वरना ये उनके लिए बेहतरीन मौका था। वो फातिमा का जिस्म गोलियों से छलनी कर सकते थे, लेकिन फातिमा की जिंदगी के दिन अभी पूरे नहीं हुए थे। अभी उसके करने के कुछ ऐसे काम बाकी थे जो कुदरत ने उसके नाम लिख दिए थे। चनाचे फातिमा की चलाई हुई गोलियां कार की विंड स्क्रीन को तोड़ती हुई ड्राइवर और उसके साथ वाली सीट पर बैठे हुए आदमी को चाट गई। ड्राइवर की गोली लगती कार उसके काबू से निकल गई और लहराती हुई उनकी अपनी ही खाली खड़ी हुई कार से पूरी कुव्वत के साथ जाके टकरा गई। ये सब कुछ चंद लम्हों में हो गया था। वो जो इस तसादुम में अपनी जानें गंवा बैठे थे, उन्होंने तो कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो जाएगा उनके साथ। एनुसला में जब उधर बेकाबू कार जोरदार धमाके के साथ दूसरी कार से टकराई थी, मैंने भी अपने पीछे एक जबरदस्त धमाका सुना था। वो धमाका शराफत अली की तरफ से उस कामयाब कार्रवाई का नतीजा था जो उसने उधर से आने वाली कारों के खिलाफ की थी। मैंने कार की खिड़की से सर बाहर निकालकर चिल्लाते हुए कहा, आबी, तुम इन कारों में से उतरने वालों को देखो, मैं शराफत अली की मदद को जा रहा हूँ। ये कहकर मैंने अपनी कार को शराफत अली की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया।